वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो नया चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने जो स्टडी की है ना, वो सारी स्टडी 9th क्लास वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो सारी स्टडी आपके 6th 7th 8th पे डिपेंडेंट थी, बट अभी आपने क्या किया बच्चों, जो हमारा ये नया टॉपिक है ये डिपेंडेंट है ज्योमेट्री पर। किस पर? ज्योमेट्री पर डिपेंड है बच्चों, ठीक है। ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, हम क्यों यूज़ करते हैं वो बताऊंगा, किसने दी वो बताऊंगा, इसका इन्वेंटर कौन था वो बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग ना खुद का बैकअप याद करना अब कि अभी तक कितना पढ़ा था और ये चीज़ें उनसे ना कितनी डिफरेंट हैं। क्लियर? तो मैं कोशिश यही करूँगा कि कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूँ। और ये जो सिलेबस है ना, ये 9th क्लास का तो बस नाम होता है बच्चों, बट इवन जो भी बच्चा फ्यूचर में एग्ज़ाम देगा, कोई भी इंजीनियर एग्ज़ाम या IIT का कोई भी टाइप का मतलब अच्छा एग्ज़ाम, इवन ओलंपियाड भी, तो वहाँ भी इनके बेसिक्स की नीड पड़ती है। और आप यकीन करें कि बेसिक्स ना बच्चों को नहीं आते हैं, ठीक है। यकीन ना आए तो मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आपको आते हैं तो खुद आंसर की उसका करना। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड हमारे एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े उस टाइम पर। इन्होंने ना ज्योमेट्री की दुनिया में हाहाकार मचा दिया। जब इन्होंने ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सी टफेस्ट थिंग ना ईजीएस्ट वे में इन्होंने सॉल्व करके दिखाई, बताया कि हाँ ये ऐसा होता है। बट इनका एक ड्रॉबैक रहा था, इन्होंने ना जितनी चीज़ें दी थी हम लोगों को वो सारी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में थी, सारी चीज़ें एक प्लेन फॉर्म में थी। इन्होंने कभी किसी कर्व की बात नहीं की, तो वहाँ पे ये थोड़ा फेल हो गए थे। बट इनके आने के बाद दुनिया में, ज्योमेट्री की दुनिया में बहुत कुछ डेवलप हो चुका था, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। यूक्लिड थे ना, ये हमारे ज्योमेट्री के फादर थे। मीन्स अगर कोई आपसे पूछता फादर ऑफ ज्योमेट्री तो आपको नाम लेना है यूक्लिड बाबा। मैं इनको बाबा बोलता हूँ। क्लियर बच्चों? इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 23 डेफिनेशन दी थी, और वो टोटल डेफिनेशन जो थी ना वो डिपेंड थी हमारी थ्योरी पर। उनका प्रूफ अपने पास अवेलेबल नहीं है, उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। वो प्रूफ नहीं दे सके क्योंकि उनका प्रूफ पॉसिबल था ही नहीं, ठीक है। तो वो प्रूफ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उन टर्म्स को कुछ नेम दिए। कुछ को उन्होंने एक्सियम कहा, कुछ को उन्होंने पोस्टुलेट्स कहा। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो मैं बताऊँगा। कुछ को उन्होंने थ्योरम्स भी कहा, उनका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा बच्चों, ठीक है। तो मैं अगर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूं कि ज्योमेट्री होती क्या है, तो बच्चों जो ज्योमेट्री वर्ड है ना, ये हमारे दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। पहला जियो एंड सेकंड मेट्रॉन। बच्चों जियो का जो एक्चुअली मीनिंग होता है ना, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है अर्थ, और इसका मीनिंग होता है बच्चों मेजरमेंट या मेजरिंग, मेजरमेंट। सही लिखा है ना? मेजरमेंट, हाँ सही लिखा है। तो बच्चों हमें ना बेसिकली एक ऐसी ज्योमेट्री फिगर की स्टडी करनी है जहां हम कोशिश करेंगे पूरे अर्थ का मेजरमेंट हम ले सकें, इसलिए हमने ज्योमेट्री वर्ड को यूज़ किया। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्सियम। ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। हमारा पहला टॉपिक है एक्सियम। बच्चों एक्सियम का मीनिंग क्या होता है आप जानते हैं? एक्सियम सा कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखें, ये एक वर्ड है एक्सियम, और जिसमें ना हम मैक्सिमम थिंग्स को अज्यूम करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं कि हाँ ये है। और अच्छी बात पता है क्या है, आप इसको कभी गलत प्रूफ नहीं कर सकते। समझ गए? आप इसको कभी गलत प्रूफ नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश आप करें ना गलत प्रूफ कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो जो एक्सियम होता है ना बच्चों, ये टेक्निकल वर्ड है जो ज्योमेट्री में भी यूज़ होगा और इवनली अदर ज्योमेट्री है या अदर फिगर्स है वहाँ भी यूज़ होगा। क्लियर? राइट। तो एक वर्ड यूज़ और होता है। इसके बाद एक वर्ड है हमारे पास पोस्टुलेट, पोस्टुलेट्स। और एक वर्ड और है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग थ्योरम। क्या बोलते हैं? थ्योरम, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये है कि इन तीनों वर्ड आपस में लिंक्ड अप है जी, तीनों वर्ड एक दूसरे लिंक है बच्चों। जो पोस्टुलेट होता है ना, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है ज्योमेट्री के लिए, स्पेशली फॉर ज्योमेट्री, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग ही अजम्पशन होता है बच्चों। आप कोई भी थिंग्स जो प्रूफ कर रहे हैं वहाँ पे ना आपको अजम्पशन लेना है,
ठीक है, और ये बोलना है कि हाँ ये हमारे यूक्लिड बाबा ने दिया था इसलिए ट्रुथ है और ये गलत प्रूफ हो नहीं सकती। ठीक है बच्चों, तो पोस्टुलेट को हम लोग ज्योमेट्रिकली यूज़ करते हैं फॉर ज्योमेट्रिक पर्पजेज, लेकिन जो एक्सियम होता है इसका मीनिंग भी अजम्पशन होता है, हम इसको ज्योमेट्री एज वेल एज अदर थिंग्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये वर्ड हम ओनली फॉर ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। सर थ्योरम का मीनिंग क्या होता है? थ्योरम बच्चे वो थिंग होती है जिसका हम प्रूफ दे सकते हैं, मतलब वो क्यों आई, किस लिए आई, ये हमें पता होगा, ये आपको भी पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। क्लियर? तो बच्चों तीनों वर्ड का मीनिंग समझ में आया। पोस्टुलेट फॉर ज्योमेट्री, एक्सियम फॉर ऑल थिंग्स बट बोथ द मीनिंग्स हैव अजम्पशन। थ्योरम एक थ्योरेटिकली प्रूफ अपने पास अवेलेबल होगा। क्लियर? डेफिनेशन वगैरह जो बोल रहा हूँ उसी के भैया लिख लेना, कोई नीड नहीं है खास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है अपने पास पॉइंट। अब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगी, रनिंग करेंगी। पॉइंट बच्चों, पॉइंट करना शार्प डेफिनेशन, और या फिर मैं ऐसे कहूँ इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई नहीं दे पाया है। कुछ डेफिनेशन मैं भी दूंगा और इवन मैं उसको बाद में गलत भी प्रूफ कर दूंगा, बट हमारे यूक्लिड बाबा ने कहा जो है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन पॉइंट की हमारे पास अवेलेबल नहीं है। राइट? पॉइंट होता क्या सर, वो तो बताओ। पॉइंट बच्चों एक ऐसा फिगर होता है, सपोज दैट अगर यही इस प्लेन की मैं बात करता हूँ और मेरे पास एक शार्प पेंसिल है। राइट? मैंने क्या किया, जस्ट उस पेंसिल में यहाँ डॉट लगा दिया। राइट? तो जो एक प्लेन फिगर पे मैं शार्प पेंसिल से एक डॉट लगाऊंगा ना, इसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं या डॉट बोलते हैं। क्लियर है? या फिर मैं ये बोल सकता हूँ एक ऐसा फिगर जिसकी ना तो डायमेंशन होगी ना ही लेंथ होगी, बट मेरा क्वेश्चन हमेशा बच्चों से ये रहता है कि अगर इसकी डायमेंशन और लेंथ नहीं है तो पॉइंट पॉसिबल कैसे है? क्योंकि अगर कोई थिंग दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा, तभी एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना बच्चों, बस एक शार्प पेंसिल का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो। एक प्लेन फिगर लो, वहाँ पे शार्प पेंसिल करके जस्ट टिक कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइन बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइन। लाइन क्या होती है बच्चों? लाइन कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट को ना ऐसे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दूँ, किस वे में? इस वे में। ध्यान दो आप लोग। ठीक है, मैंने इनफाइनाइट पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना स्टार्ट किया और मैं कंटिन्यूसली इसको आगे मूव करता जा रहा हूँ, आगे मूव करता जा रहा हूँ। मीन्स अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा बच्चों, ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो जो हमें ये लाइन फाइंड होगी या ये स्ट्रक्चर फाइंड होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? अबे ये जिगजैग नहीं है, ये बच्चों जिगजैग मोशन नहीं है, कहीं आप लोग समझने लग जाओ कि सर ये टेढ़ा बन सकता है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी सीधी लाइन है। ठीक है, मीन्स वेन एवर वी जॉइन इनफाइनाइट पॉइंट्स इन बोथ द डायरेक्शंस, तो यहाँ से जो फिगर फाइंड होगा इसे बोलते हैं हम लोग लाइन। ठीक है बच्चों, तो लाइन फिगर क्या है सर? ये इसकी ना कोई एंड पॉइंट होगा, राइट? एंड ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनेगा। क्लियर है क्या? सेकंड थिंग, ये दोनों ही डायरेक्शन में मूव करेगा। मीन्स अगर मैं इसके पॉइंट लिखूं बच्चों, पहला पॉइंट क्या हुआ? नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, मेक फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट्स। राइट? ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट्स। और कुछ लिख सकते हैं क्या? मूव इन बोथ द डायरेक्शन, मूव इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ये जहां भी मूव करेगी दो डायरेक्शन में मूव करेगी। राइट बच्चों? क्लियर? आगे बढ़े क्या? एक्चुअली मेरे पास ना लाइन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास। पहले मैं यहाँ तक आ जाऊँ प्लेन फिगर तक, एंड देन मैं आपको इसके इतने सारे क्वेश्चन बताऊंगा ना, आप कहोगे यार यूक्लिड ज्योमेट्री इतना छोटा सा टॉपिक है, बट ये कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को और कितनी बिगर थिंग्स को और एंड कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अपने पास रखता है। ठीक है, अभी देखो, चलो प्लेन फिगर क्या होता है। अगर मैं एक प्लेन की बात करता हूँ बच्चों, मैंने कहा प्लेन क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने एक सिंपल फिगर लिया, ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ ना कि सपोज दैट मैंने कोई बाउंड्री इस टाइप से ले ली है। राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारे पास, यही हमारे पास होता है एक प्लेन। मतलब प्लेन जो होगा बच्चों 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी। कितनी? तो सर पॉइंट और लाइन। बच्चों जो लाइन है वो हमारे पास 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। मतलब हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जो लाइन चलेगी ना ओनली इन 1 डायरेक्शन मूव करेगी, ये ब्रेड्थ में मूवमेंट नहीं सीन कराएगी।
राइट। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर किसी लाइन की सपोज दैट आपने कुछ भी ड्रॉ किया तो उसकी कुछ ना कुछ तो ब्रेथ होगी, और बिना ब्रेथ के कोई भी थिंग बनना पॉसिबल है नहीं बच्चों, राइट। तो ये अजम्पशन से बस हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि इसकी कोई भी ब्रेथ पॉसिबल नहीं है, ये ओनली वन डायरेक्शन ही मूव करेगी। लेकिन प्लेन वन डायरेक्शन एंड टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर, मीन्स 2D फिगर। सो लाइन होता है वन डायमेंशनल फिगर। क्लियर है बच्चों, राइट। अब सब पॉइंट, बट अब पॉइंट ही होता है, वो कोई डायमेंशनल फिगर नहीं होता, राइट। हम उसको एज्यूम कर सकते हैं 1D में बस ओनली, राइट। और इसमें भी एज्यूम कर सकते हैं। जो लाइन है ना बच्चों, हमारे इनफाइनाइट पॉइंट का फिगर था, सेम वे में जो प्लेन है, ये हमारे पास इनफाइनाइट लाइन का फिगर होगा, इनफाइनाइट लाइन का फिगर होगा। क्लियर। बहुत सारी लाइंस को जब ज्वाइन किया हम लोगों ने तब हमारे पास एक प्लेन फिगर बना। क्लियर। तो मैं कैसे ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इसका जो पॉइंट है, पॉइंट ने ही लाइन बनाई और पॉइंट ने हमारे पास प्लेन फिगर बनाया। ठीक है बच्चों। तो लाइन एंड प्लेन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। क्लियर है क्या। दोनों किसके सेट हैं, पॉइंट के सेट होते हैं, राइट। बच्चों अब देखो मेरे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या आएगा, चलो 6 टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा। सपोज दैट मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, तो मैं एक बार अपने नोट्स देखता हूँ जिससे कि आपकी कोई भी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। अगर चीज़ें मिस होती है तो प्रॉब्लम होती है। पहला पॉइंट हमारे पास, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पॉइंट का हम लोग कोई भी एग्जैक्ट एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते, ये एक अज्यूम्ड फिगर है, राइट। सेकंड देखो, ए लाइन एंड ए प्लेन, ठीक है, मतलब सेम वे में लाइन एंड प्लेन का भी हम एग्जैक्ट एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। मैंने बेशक कहा है ये 2D में, बट आप लोग खुद थिंकिंग करो, अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है तो ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा ब्रेड्थ में बढ़ेगी या फिर लेंथ में मूव करेगी। बच्चों वो अपनी एक नई डायमेंशन में बनाएगी ना, हाइट भी तो कुछ ना कुछ होगी उसकी, और जब ऐसा होगा मीन्स कभी भी उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन शो हम नहीं करा सकते। क्लियर है क्या। पॉइंट समझा रहा हूँ, थ्योरी समझना बहुत ध्यान से, टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है सिर्फ समझने के लिए, राइट। लेकिन इन एक्चुअली में टॉपिक में ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन सेट थ्योरेटिकल टर्म्स ऑफ ए प्लेन एंड ए लाइन बोथ आर सेट ऑफ पॉइंट्स। ये मैं बता चुका हूँ, छोड़ दो इस पॉइंट को। फ्रॉम ए पॉइंट इनफाइनाइट मैनी लाइन्स पासेस थ्रू इट। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा बच्चों, अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है, राइट, तो मैं ये बोल रहा हूँ क्या यहाँ से और लाइन पास हो सकती है। हाँ सर, यहाँ से ना इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये बच्चों 3rd लाइन, ये 4th लाइन, राइट। मीन्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट बच्चों क्या हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पास, राइट। एक पॉइंट से पॉइंट P है तो यहाँ से हमारे पास फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पासेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आगे इसने हमसे कहा फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू इट। ओके डन। अब ये नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, मेरे पास सपोज दैट ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो बच्चों इन 2 पॉइंट से ना ऑलवेज सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ओनली ए सिंगल लाइन। ये P1 पॉइंट है, ये पॉइंट P2 है, तो यहाँ से ना ओनली सिंगल लाइन पास हो सकती है। मीन्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स only a single line passes, line can be pass। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग। अभी आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करो, फटाफट इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो इसी सीरीज़ में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास ना हमने क्या क्या पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, प्लेन फिगर पढ़ लिया, ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है वो पढ़ लिया, एक्सियम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स, ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए, राइट। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने भी ये टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे साथ साथ, राइट। एंड देन मैंने कुछ आपको लाइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए, वो भी आपने रीड आउट कर लिए हैं। अब उन्हीं पॉइंट्स में कुछ और थिंग्स है। देखो बच्चों, पहला है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट। क्या है? कोलिनियर पॉइंट। तो बच्चों कोलिनियर पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है? ये कुछ नहीं है वैसे तो। अगर मैं कहूँ बच्चों कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, अगर मैं आपको एक लाइन दे दूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है, सपोज दैट मैंने इसका नाम L दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर ना बहुत सारे मैं पॉइंट बना दूँ, P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, ये P3 पॉइंट, ये P4 पॉइंट। means there are infinite points or more than 3 points lie on a same line. More than three or more than 3 points lie on a same line. Then these all points are called collinear point. Again बता रहा हूँ, 3 or more than 3 points lie on a same line. These type of point called collinear point. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्क्यूरेंट लाइन। क्या है ये टॉपिक? कॉन्क्यूरेंट लाइन। बच्चों ये चीज़ें ना काफ़ी अच्छी हैं और कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हैं, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कॉन्क्यूरेंट लाइन क्या होती है बच्चों? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक लाइन से बहुत सारे पॉइंट पास हुए थे, क्लियर। अब मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूँगा, सपोज दैट मैंने कहा ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P से ना बच्चों आपके इनफाइनाइट लाइन पास होगी। क्या पास होगी? इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होगी। मीन्स एक ऐसा पॉइंट जिससे इनफाइनाइट टाइप की लाइन पास हो सकती हैं। तो इन सारी लाइंस का जो कॉम्बिनेशन होगा हम इसी को क्या बोलेंगे? कॉन्क्यूरेंट लाइंस। क्लियर? मीन्स वेन एवर इनफाइनाइट लाइंस passes through a given point, whenever infinite lines passes through a given point P, then these all lines are called concurrent lines, right? next है बच्चों हमारे पास intersecting lines। means अब हम लाइन से कुछ टाइप पढ़ेंगे। मैं इसको नाम देता हूँ टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन्स। इनमें जो बच्चों पहला टॉपिक है हमारे पास ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कुछ नहीं है, एक लाइन अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं एंड सेकंड लाइन सपोज दैट मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। मीन्स वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट, तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बच्चों जो इनका ये पॉइंट होगा ना, ये हमारे पास ये एक यूनिक पॉइंट पर ही कट करेगी। कहाँ पर? एक यूनिक पॉइंट पे, राइट। ये एक हमेशा यूनिक पॉइंट पे कट करेगी। क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, मैं नेमिंग करता हूँ। ये L1 है, ये लाइन L2 है, राइट। इसके बाद सेकंड लाइन है हमारे पास इसी सीरीज़ में, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होगा बच्चों, एक लाइन अगर ये मूव कर रही है तो दूसरी लाइन ये होगी, राइट। इसको नाम अगर L1 बोल दूं तो ये हमारे पास L2। बच्चों अगेन गैप बिटवीन दीज लाइंस ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। मींस अगर दो लाइन आपकी इन दैट मैनर मूव करना स्टार्ट करती हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपकी रेल की पटरियां होती हैं या आपके किसी भी कार के व्हील होते हैं, उनका गैप हमेशा प्रॉपर रहता है, कभी चेंज आप नहीं कर सकते, राइट। रेलगाड़ियों के जो रेल होती है उनका गैप प्रॉपर रहता है, कभी चेंज नहीं कर सकते। सेम वे में जब दो लाइन इस तरह से मूव करती हैं कि उनके बीच का गैप हमेशा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो इस टाइप की लाइंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों पैरेलल लाइन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंस लाइंस। बच्चों कोइंसिडेंस लाइंस क्या होती है पता है आपको? अगर एक लाइन के ऊपर से ना दूसरी लाइन मूव कर दे सेम इस वे में, ये अगर L1 है तो ये लाइन L2 है,
दोनों लाइन एक दूसरे को ऊपर से मीट करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से हमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा? नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो पॉइंट, या फिर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या? और यहाँ से सर इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। या हम ना कोइंसिडेंस लाइन को ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे आप लोग ना जेरॉक्स कॉपी करवाते हो या फोटो स्टेट करवाते हो, तो एकदम सिमिलर टाइप की आती है, तो ये वही आपकी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसा मान सकते हैं आप। या फिर एक लाइन में ये ले लूँ और इसके जस्ट ऊपर से एक सेकंड लाइन मूव करवा दूँ, लाइन एक दूसरे को क्या कर जाएंगे बच्चे? कोलैप्स कर जाएंगे, राइट। तो इस टाइप की लाइन के फिगर को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई लोग? ये हो गया कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। उससे पहले लाइन सेगमेंट पढ़ लो भैया। हाँ भाई, तो कितने टॉपिक हो गए? 7th 8th 9th है ना। तो 10th टॉपिक हमारे पास है लाइन सेगमेंट। बच्चों आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज दैट ये जो हमारे पास लाइन गिवन थी, ठीक है, अगर मैं यहाँ से P1 P2 पॉइंट बाहर निकाल लूँ, मैंने कहा अगर मैं वहाँ से पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2 ये बाहर निकाल लिए मैंने, मीन्स एक कंप्लीट जो लाइन होगी, किसी भी 2 पॉइंट को मैं चूज़ करूं और पूरा उठा के बाहर रख लूं, इस टाइप से जो फिगर बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो बच्चों जो ये इसके होते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट। मतलब हमारे पास जो लाइन सेगमेंट होगा उसके 2 एंड पॉइंट होंगे, 1 एंड 2, क्लियर। एंड इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इसके ऊपर, लेकिन इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। बट लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होंगे और लाइन सेगमेंट हमेशा 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में लाई करेगी, ठीक है। सर यहाँ भी इनफाइनाइट पॉइंट होगा? यस, यहाँ पर भी इनफाइनाइट पॉइंट से ही मिलकर एक लाइन सेगमेंट बनता है, अदरवाइज लाइन सेगमेंट को फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, राइट। आगे देखो, हमारे पास है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है वैसे तो, ये ऐसे ही समझाना, छोड़ो। क्या करना है, सपोज दैट एक लाइन सेगमेंट मेरे पास ये है और दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, राइट बच्चों। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अगर 11 टॉपिक का नाम लिख दूँ हम लोग, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये क्या कहता है, अगर मेरे पास एक लाइन ना ये है, सपोज दैट P1 P2 और एक लाइन मेरे पास है बच्चों ये ओनली PQ। तो अगर मेरे पास P1 P2 की लेंथ अगर PQ के इक्वल हो गई, समझ आए, इसकी लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ ना एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, तो इस टाइप के फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइंस। मीन्स एकदम ट्रेस कॉपी, हूबहू, नो चेंजेस, सिंगल पॉइंट का चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या ह्यूमन की बॉडी कॉन्ग्रुएंस हो सकती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट हमसे क्या बोलती है, देखो ध्यान से, टॉपिक नंबर 12, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। बच्चों जो ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है ना, कुछ भी नहीं है। देखो सपोज दैट मैंने एक पॉइंट ये P1 लिया, ये पॉइंट मैंने P2 लिया, एंड यहाँ पे मैंने एक कोई A पॉइंट और ले लिया सपोज दैट। तो मुझे लेंथ की लेंथ निकालनी है P1 एंड P2 की। क्या लेंथ निकालनी है सर? ये कंप्लीट लेंथ मुझे फाइंड करनी है P1 एंड P2 के बीच में। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं P1A एंड P2A इन दोनों को ऐड कर दूं, तो किसकी लेंथ ऑफ A P1 प्लस लेंथ ऑफ A P2। तो बच्चों इन दोनों लेंथ को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या मुझे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड हो जाएगी? देखो ध्यान से आप लोग, मेरे हिसाब से टफ नहीं है यार, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। टफ मैथ को बनाता है सिर्फ आपका दिमाग, जो हमेशा ये सोचता है कि मैथ मुझे आ नहीं सकता। लेकिन आप यकीन मानो यार, मैथ ही तो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ हमें याद नहीं करना पड़ता, बस चीज़ें समझो और आगे बढ़ते रहो। ये तो करना पड़ता है कि हम कुछ लर्न करवा रहे हैं, नहीं, चीज़ें समझा रहे हैं प्रॉपर वे में, कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, मैं समझा रहा हूँ सब कुछ, कुछ भी रटने को नहीं बोल रहा यार।
तो ओनली मैथ ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम चीज़ों को कम टाइम में अच्छे से कर सकते हैं। क्या करना है यार, बैठ जाओ चेयर पर, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और क्या है, और है कुछ मैथ में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अच्छा इसमें थोड़ा गैप नहीं, चलो मैं रे एंड अपोजिट रे यहीं पढ़ाऊँगा एंड 2 टॉपिक बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है, 12 हो गया। 13 क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, सपोज दैट, मैं इसी बात करता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट की, अगर P1A एंड P2A 2 पॉइंट हमारे पास, मैंने सपोज दैट ऐसा कहा, कैसा कहा कि लेट P1A इक्वल टू है P2A के। तो बच्चों ये कब पॉसिबल है, तभी तो पॉसिबल है जब हमारे पास A क्या होगा, A हमारे पास मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आई। अगर ये मिड पॉइंट होगा मीन्स इफ A इज ए मिड पॉइंट, तो बच्चों ये दोनों लेंथ क्या हुई, एक दूसरे के इक्वल हो गई। मतलब अगर मुझे P1A निकालना है और दोनों किसके इक्वल हैं, P2A के, तो क्या बच्चों ये 1/2 ऑफ कंप्लीट लेंथ होगी, बताओ, होगी ना, बिल्कुल होगी सर। भाई ये हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन है, तो कंप्लीट लाइन का तो हाफ पोर्शन होगा। ठीक है क्या, चलो आप लोग फटाफट इसे नोट करो, वीडियो पॉज करके। एक टॉपिक और बचा हुआ है, मैं उसको भी कवर करता हूँ, रे एंड अपोजिट रेज एंड देन क्या होगा बच्चों, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 7 इम्पोर्टेंट यूक्लिड एक्सियम्स एंड 5 इम्पोर्टेंट यूक्लिड पोस्टुलेट्स, राइट। तो चलो मैं एक टॉपिक ख़त्म करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये टॉपिक हमारे पास क्या बचा हुआ है, इस टॉपिक का नाम है हमारे पास प्यारे बच्चों रे एंड अपोजिट रे। तो बच्चों टॉपिक नंबर 13, रे क्या होती है। ध्यान से आप लोग अगर ऑब्जर्व करें तो अगर मैं कोई पॉइंट O ले लूँ और यहाँ से ना एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दूँ, और मैंने कहा ये रे OA है हमारे पास, मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या हम इसे एंड पॉइंट भी बोलते हैं, या ठीक है। तो ये वो स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से हम लोग वन डायरेक्शन में मूव करना सारी थिंग्स को स्टार्ट कर देंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सन। आप लोग हमेशा क्या, जो सन से लाइट आती है, कभी ये नहीं बोलते सन से लाइन आ रही है या सन से लाइट आ रही है, आप बोलते सन रेज आ रही है। मीन्स आपको पता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से एनर्जी हमारे पास आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रे आपको समझ में आ गया, एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और वन डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। उसके बाद इसी का टॉपिक है अपोजिट रे। अपोजिट रे से ना एक बहुत प्यारा रिजल्ट निकलता है, पता है वो क्या है। अपोजिट रे का मीनिंग है, अगर मेरे पास सपोज दैट ये ऊपर वाला एग्जांपल है रे OA का, किसका, रे OA, ठीक है। एंड सेम वे में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक रे और ड्रॉ कर रहा हूँ जो जस्ट इसके अपोजिट होगी, जो जस्ट इसके रे OB, मीन्स रे OA अपोजिट टू रे OB। बच्चों ये एक स्पेशल केस है, जब लाइंस एंड एंगल पढ़ोगे आप लोग मुझसे या मेरी वीडियोस फ्यूचर में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या जिस बच्चे ने वीडियो लाइंस एंड एंगल नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, कंप्लीट वीडियो सीन करो और वहाँ से सीखो कि ये क्या है। मैं यहाँ समझाता हूँ, फिर कैसे आता है, क्यों आता है, वहाँ प्रूफ दिया है मैंने। ठीक है बच्चों, जब 2 रेज एक दूसरे के अपोजिट होती है ना बच्चों, ठीक है, क्या होती हैं, अपोजिट होती है, तो यहाँ से हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्म होता है। लेकिन कब, जब हम इसके ऊपर एक रे और बना देंगे। बट इस टाइप में ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है जो कि हमेशा कितना एंगल बनाएगी सर, ये कंप्लीट एंगल ना बनाएगी 180 डिग्री का। बात समझ में आई बच्चों। तो ये टॉपिक अभी यहीं के लिए स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है हमारे पास, 15 क्या है, 7 इम्पॉर्टेंट यूक्लिड्स एक्सियम एंड 5 इम्पॉर्टेंट यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। इन्होंने क्या क्या कहा आपके लिए, मेन जो है ना वो ये है। कई बार एग्जाम में आस्किंग होता है सीधा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, मैं सीधे की सीधे लिखूंगा, आपको समझाऊंगा बस। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग प्लीज़ फटाफट नोट करें, वीडियो पॉज करें जल्दी से। प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 15 हमारे पास क्या था, 7 इम्पॉर्टेंट यूक्लिड एक्सियम्स। ठीक है,
मैंने प्रॉपर ये सारी एग्जाम्स बोर्ड पर लिखी हैं, डिटेल वाइज मैं आपको समझाऊंगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आस्क होता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक और इजीएस्ट कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझने में टफ नहीं होगा। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस की, सॉरी नॉट क्वेश्चन, कुछ एग्जाम की आपको ना ऐसा फील हो कि इनकी लैंग्वेज टफ है, उसको इजी मैं अभी करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब यार वीडियो कंप्लीट होने वाली है यूक्लिड ज्योमेट्री की, उससे पहले ना आप लोग वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और जिसको भी नीड है उस तक इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो पहला पॉइंट है इसमें, एग्जाम 1 क्या बोलती है, थिंग्स इक्वल्स टू द सेम थिंग्स इक्वल टू अनदर। मतलब अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, किसी और के पास भी 10 रुपये हैं, तो हम दोनों के पास क्या हुए, इक्वल रुपए हुए, इक्वल अमाउंट में मनी हो गया, इक्वल अमाउंट में पैसा हो गया, तो हम दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगेन पढ़ो, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स, तो इक्वल टू वन अनदर, तो हम दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल, होल्स आर इक्वल। मेरे पास 5 रुपये थे, उसे 5 रुपये ऐड और कर दिए, ठीक है। आगे बोलो, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो बच्चों होल्स भी क्या हुआ, वो एक दूसरे का इक्वल ही होगा। क्लियर है क्या, मतलब कोई भी अगर 2 थिंग्स को इक्वल्स, क्या 2 इक्वल्स जो भी होंगे हमारे पास, 5 मेरे पास, 5 और ऐड किए 10 हो गए, सेम थिंग अदर बंदे के पास है वो ऐड की, तो हम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर आर इक्वल्स। जस्ट एग्जाम A3 की तरह, सॉरी A2 की तरह एग्जाम A3 है। इस बार 2 थिंग्स को मैंने क्या किया, पहले अपने अंदर ऐड किया, दोनों इक्वल कर लिए, एंड अदर से माइनस कर दिया, सेम थिंग थी, तो बच्चों दोनों के जो रिमाइंडर फाइंड होगा वो क्या होगा, इक्वल सी फाइंड होगा। क्लियर, राइट। थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल वन अनदर। मैंने एग्जाम्पल लिया था लाइन्स का, याद करो आप लोग। जब 2 थिंग्स कोइंसाइड टू ईच अदर होंगी, मीन्स दोनों क्या होंगी, एक दूसरे इक्वल होंगी, राइट, कोलैप्स करेंगी। तो बच्चों अगर मैं दोनों क्या कर रहा हूँ, अगर वो इक्वल है तो कॉन्सेप्ट वन अनदर आर इक्वल वन अनदर, तो दोनों ही थिंग्स क्या हुई, इक्वल टू ईच अदर होंगी। क्लियर है क्या। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। मतलब अगर मैं सपोज दैट ये एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज दैट ये मार्कर है मेरे पास, ये कह रहा है जो इस कंप्लीट का होल होगा, कंप्लीट नंबर होगा, कंप्लीट मार्कर होगा, ये अपने किसी भी पार्ट से ज़्यादा होगा। कैसे सर, मैं अगर इस पार्ट का ये वाला जो कैप है साइड में कर दूं, तो एक कंप्लीट मार्कर अपने इस कैप से तो ऑलवेज ग्रेटर होगा ही ना। तो बस एग्जाम नंबर हमारे पास 5 यही कह रही है कि किसी का भी होल ऑलवेज अपने पार्ट से ज़्यादा होता है, राइट। थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सेम कॉन्सेप्ट एग्जाम 2 एंड एग्जाम 3, मुझे कोई नीड नहीं है इसे बताने की अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यार पिछली बार उसने डबल कर दिया, इस बार हाफ कर दिया। तो भैया यूक्लिड साहब ने बहुत सारी एग्जाम दी, इस टाइप से क्यों दी मुझे नहीं पता, बट हो सकता है उस टाइम तक हम लोग इसको भी ना सोच पाते हों। आज हम इतना थिंक कर सकते हैं चीज़ों को, तो लगता है कि यार क्या बकवास है, बट इन एक्चुअल में उस वक्त जब इन्होंने ज्योमेट्री का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, ठीक है, थ्योरम्स लेके आए, पोस्टुलेट लेके आए, एक्सियम लेकर आए दुनिया में, तो दुनिया अजीब वगैरह फील करती थी कि यार ऐसा भी होता है क्या। उन्होंने कहा हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है बच्चों, आप नोट करो, हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स और मैं आपको बताऊंगा एंड देन टॉपिक फिनिश करते हैं। ठीक है, नोट करो फटाफट। तो बच्चों आज का फाइनल टॉपिक है हमारे पास 5 इम्पॉर्टेंट यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। एक्सियम मैंने आपको समझा दिया डिटेल वाइज और सारी थिंग्स, पूरी कोशिश मैंने की है सारे कॉन्सेप्ट यूक्लिड ज्योमेट्री के इसी टॉपिक में इस वीडियो में कवर हो जाए। राइट, ये लास्ट टॉपिक है। मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर के बेस पर लगाओगे, आप यकीन करो चुटकी में उनके आंसर दे दोगे, अगर आपने कंप्लीट वीडियो ना बहुत प्यार से और सही से देखा है तो। ठीक है, चलो
इसके पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, मतलब इसके अजम्पशंस। यूक्लिड साहब ने 5 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस क्या दिए। इनका पहला अजम्पशन था अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो 2 पॉइंट से ना बस ओनली सिंगल स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, उसके अलावा और केस पॉसिबल है नहीं। मतलब अगर मैं एक पॉइंट, सपोज दैट ये लाइन है मेरे पास, ये पॉइंट मेरे पास एक P1 था और एक पॉइंट ये P2 था, तो इन दोनों पॉइंट से ओनली एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, अदरवाइज कोई केस पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग ये है। पोस्टुलेट 2 क्या बोलता है, अ टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। मतलब अगर मैं कह दूँ मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से, ये लाइन सेगमेंट है और ये P1 एंड P2 पे स्टॉप हो रहा है, तो क्या बच्चों मैं इसको आगे भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर, इंडेफिनेटली टाइम। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट का मीनिंग यही है, व्हेन एवर वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट देन वी कैन प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब ये कह रहा है अगर मेरे पास सपोज ये सेंटर है तो मैं बच्चों इससे किसी भी टाइप की रेडियस का, किसी भी टाइप की सेंटर का और रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। वो रेडियस सेम भी हो सकती है, रेडियस डिफरेंट भी हो सकती है, राइट। सेंटर सेम भी हो सकता है, सेंटर डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल वन अनदर। मतलब अगर मेरे पास एक राइट एंगल बच्चों क्या है, सपोज दैट एक राइट एंगल ये है और एक राइट एंगल ये है, तो ये कह रहा है ये दोनों राइट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो आपके लिए टफ नहीं होगा आई थिंक। बच्चों को प्रॉब्लम आती है पोस्टुलेट 5 में, बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते। आप इंग्लिश समझ लेना, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज दैट मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन ये है मेरे पास और एक ये है। ठीक है, अब उसने कहा इस पे ना एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है, राइट। ये 2 स्ट्रेट लाइन थी, इन पे एक ये वाली स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है। उसके बाद वो कहता है कि जो इसके इंटीरियर एंगल का ये वाला सम है ना, ये दोनों राइट एंगल के सम से कम होगा, 2 राइट एंगल के सम से कम होगा। समझ गए आप लोग, इसका मीनिंग यही है बस। तो सारी पोस्टुलेट कवर हो गई हैं, सारी एक्सियम्स कवर हो गई हैं, इसकी बेसिक थ्योरी कवर हो गई है। लाइंस, पॉइंट, एक्सियम, लाइन सेगमेंट, रे, लेंथ ऑफ रे, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, एंगल्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। ठीक है बच्चों, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो। अब आप लोगों का वर्क एक ही रहेगा, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है। कहीं दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट आस्किंग करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लोग NCERT या RD शर्मा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक सॉल्व करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरी इस कंप्लीट थ्योरी के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ध्यान से शेयर करें बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा।